मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में मैंने आप लोगों को कल समझाया था। आज हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं स्थिति को अगर हम देखें तो भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संघीय कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान बनाया गया है और जनरली यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन जितने भी कार्य होते हैं वो समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही संपन्न होते हैं। और भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के राष्ट्रपति को एक संवैधानिक प्रमुख की संज्ञा दी है। जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। पहली सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी संकटकालीन शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में भारत के राष्ट्रपति को तीन प्रकार की शक्तियां मिलती है: कार्यपालिका शक्तियां, व्यवस्थापिका शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। संकटकालीन शक्तियों में भारत के राष्ट्रपति को कुछ अलग शक्तियां प्राप्त होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम भारत के राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों में सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियों की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 में यह स्पष्ट कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। इन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना प्राप्त करे और प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि सभी महत्वपूर्ण निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएं। सरकार के सभी निर्णय उसी के रूप में माने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा देश के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले वह प्रधानमंत्री तथा उसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों, महान्यायवादी तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार चुनाव आयोग, वित्त आयोग तथा राजभाषा आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष व सदस्य भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। यह सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इन पदाधिकारियों को पदमुक्त भी किया जा सकता है। वह राजदूतों व राज्यपालों को वापस बुला सकता है। जांच आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पदच्युत कर सकता है। संसद द्वारा यदि राष्ट्रपति को विशेष संबोधन प्रस्तुत किया जाए तो वह न्यायाधीशों को पदच्युत भी कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति को कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता। यह परंपरा है कि लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, राष्ट्रपति के द्वारा उसी राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है और वही प्रधानमंत्री बनता है। राष्ट्रपति को ऐसे में विवेकाधिकार तब प्राप्त होता है जब किसी भी राजनीतिक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में जो राष्ट्रपति है वो अपनी किसी पसंद के उम्मीदवार को प्रधानमंत्री पद के लिए और अपना बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराए। यदि राष्ट्रपति किसी प्रकार की सूचना चाहे तो प्रधानमंत्री को वो सूचनाएं प्रदान की जानी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों और कबायली क्षेत्रों के प्रशासन भी राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में है और वह इन क्षेत्रों के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है। वह दूसरे राज्य के राज्यपाल को इस क्षेत्र का प्रबंध सौंप सकता है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित तथा
समन्वित करने एवं राज्यों के परस्पर विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन द्वारा राज्यों की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकारों को सौंपा जा सकता है और इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न प्रकार के नियमों तथा विनियमों का निर्माण किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति, संघीय व संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रशासनिक कार्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तदर्थ नियुक्तियों आदि के संबंध में नियमों विनियमों के निर्माण की समस्त शक्ति राष्ट्रपति को ही प्राप्त होती है। राष्ट्रपति को भारत की सशक्त सेनाओं का प्रधान सेनापति भी बनाया गया है। जल, थल व वायु सेनाध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह इनके निर्णयों के अनुसार युद्ध व शांति की घोषणा करता है। अपने अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रपति कानून के अनुसार कर सकता है। रक्षा, युद्ध व शांति संबंधी शक्तियाँ संसद के पास है और संसद की स्वीकृति से ही राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा या सेना का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति के सेना के प्रधान होने का अर्थ है कि सेनाओं को नागरिक सत्ता के अधीन रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है, दूसरे देशों के राजदूतों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। ये सभी राष्ट्रपति के दायित्व हैं। इस प्रकार सभी संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन संसद के द्वारा उनका अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार कार्यपालिका क्षेत्र में देखें तो सारी नियुक्तियां, सारे कार्य राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। ये अलग बात है कि राष्ट्रपति ये समस्त कार्य प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल के सलाह के आधार पर करता है। इस प्रकार कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति उपरोक्त सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और भारतीय संसद राष्ट्रपति मतलब भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो भी कानून पारित किए जाते हैं उन पर जब तक वह राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है तब तक वह विधेयक ही रहता है, कानून नहीं बन सकता है। जब हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है, वह उसे भंग भी कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण दिया जाता है, जिसमें शासन की नीतियों व गतिविधियों का वर्णन किया जाता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों अथवा किसी एक सदन को संदेश भेज सकता है। वह दोनों सदनों को पृथक पृथक संबोधित कर सकता है तथा यह सदस्यों की उपस्थिति की मांग भी कर सकता है। दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है और इसमें होने वाले कार्य संबंधी नियम भी बनाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा या अन्य किसी भी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। यदि राष्ट्रपति ये अनुभव करे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह इस समुदाय के भी 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून का स्वरूप ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को सुझाव के साथ या बिना सुझावों के साथ संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। संसद यदि उस विधेयक को पुनः संशोधित और या असंशोधित रूप में राष्ट्रपति के पास भेजती है तो फिर राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के पास कोई और विकल्प नहीं बचता। वित्त विधेयक के संदर्भ में यदि राष्ट्रपति 14 दिन तक किसी तरह का जवाब नहीं देता है तो वह स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है।
राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे या रद्द कर दे। इस श्रेणी के मुख्य विधेयक होते हैं राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहित करने के लिए लाए गए अधिनियम, कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने वाले अधिनियम और दूसरे राज्यों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम आदि। इन विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। वित्त विधेयक, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, भाषा संबंधी विधेयक तथा संचित निधि से खर्चे को अधिकृत करने वाले विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का महत्वपूर्ण विधायी अधिकार प्राप्त है। जिस समय संसद सत्र में नहीं होती है, उस समय राष्ट्रपति देश के शासन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों की शक्ति संसद द्वारा पारित कानूनों के समान ही होती है। संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकते हैं। संसद इस बीच में उन्हें स्वीकार करके कानूनी रूप भी दे सकती है या रद्द भी कर सकती है, या फिर राष्ट्रपति स्वयं भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश जारी करने के पीछे राष्ट्रपति को यह अधिकार जो दिया गया है, उसके पीछे यह भावना थी कि जब संसद सत्र में ना हो तब भी सरकारी कामकाज चलता रहे, इसीलिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, उसका प्रयोग विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। पर कई बार जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, वो विभिन्न राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए भी इस तरह का राष्ट्रपति के अध्यादेश के अधिकार का प्रयोग कर लेते हैं। लोकसभा के स्पीकर का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति अस्थायी व्यवस्था कर सकता है। राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होने पर भी राष्ट्रपति द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़ा वर्ग आयोग तथा नियंत्रक व महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संसद के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा रखे जाते हैं। अब हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सरकार का वार्षिक बजट तथा पूरक बजट संसद में पेश करवाया जाता है। कोई भी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, जिसमें से राष्ट्रपति अग्रिम राशि, किसी भी योजना के क्रियान्वयन के लिए अग्रिम राशि प्रदान कर सकता है। ऐसे किसी दी गई राशि पर बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति को वित्तीय आयोग नियुक्त करने का अधिकार है और यह आयोग राज्यों की आर्थिक सहायता तथा करों से होने वाली आय के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है और इस बात का भी निर्धारण करता है कि आयकर से होने वाली आय को केंद्र तथा राज्य में किस प्रकार वितरित किया जाए। इस प्रकार राष्ट्रपति देश की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों पर निगाह रखते हैं, उन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और विभिन्न प्रकार की आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं भारत के विकास के लिए। जब हम भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ उसे विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं और भारत के राष्ट्रपति को मानवीय आधार पर न्याय प्रदान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी अपराधी को क्षमा प्रदान कर दे या उसके दंड को कम कर दे, और राष्ट्रपति के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी को मृत्युदंड दिया जाता है या सैनिक न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। वह दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है, उस प्रविलंबन कर सकता है, उसमें विराम दे सकता है, उसका परिहार कर सकता है, निलंबन कर सकता है या उसको कम कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि
जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई डिसीज़न दे दिया जाता है, भारत में अपील के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब कोई डिसीज़न दे दिया जाता है और किसी अपराधी को ये लगता है कि नहीं, उसने अपराध नहीं किया है, तो वह मानवीय आधार पर राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए अपनी गुहार लगा सकता है, और राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, या उसे क्षमादान भी प्रदान कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर कानून से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनमें उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। वह किसी प्रस्तावित विधेयक को उच्चतम न्यायालय भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकता है कि वह विषय विधानमंडल के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं आता है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय की सलाह को राष्ट्रपति स्व विवेक अपने विवेक से ही स्वीकार करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कई बार इस संवैधानिक व्यवस्था का प्रयोग किया गया है, और अपनी इच्छा से राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सलाहें ली जाती है समय समय पर, और उसको राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से प्रयोग उनका करते हैं। अन्य शक्तियों की बात करते हैं। राष्ट्रपति को जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त हैं। जम्मू एंड कश्मीर का लेकिन अब डिसॉल्व हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 को समाप्त किया जा सकता है। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी भारत का एक राज्य बन गया है, एक अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग के लिए अधिकृत कर सकता है। वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, तथा किसी इमरजेंसी की स्थिति में जिसके संबंध में संविधान में उपबंध नहीं है, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अनुसूचित क्षेत्र संबंधी विभिन्न प्रकार की शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। उपरोक्त समस्त शक्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति को समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपन्न किए जाते हैं। समस्त विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। संवैधानिक गरिमापूर्ण पद सबसे ज़्यादा गरिमापूर्ण राष्ट्रपति का होता है, और राष्ट्रपति पद के व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है, यह आशा की जाती है कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समस्त भारत के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए आगे बढ़कर कार्य करेगा। अगली क्लास में मैं आप लोगों को भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ और राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के बारे में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।